अब रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट को गेन कर लेने के बाद और उसके क्वेश्चन को क्लियर कर लेने के बाद अब आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिज्म। पहले प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रिज्म स्टडी कर लीजिए। आज के क्लास में प्रिज्म की कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और हो सकता है कुछ क्वेश्चन अगर रहे तो अगला क्लास में क्वेश्चन और लेंस। समझ गए बात को? तो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। हेडिंग लगाइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। यानी प्रिज्म से होकर के लाइट का रिफ्रैक्शन आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले प्रिज्म को आप डिफाइन कैसे करोगे? देखो, प्रिज्म एक्चुअली दो प्लेन सरफेस से बाउंडेड होता है। देखिएगा मेरे हाथ को, एक प्लेन सरफेस ये हुआ और दूसरा प्लेन सरफेस इधर वाला हुआ। ये एक प्लेन सरफेस ये हो गया और एक प्लेन सरफेस ये हो गया, और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन एक बार इस सरफेस पर होगा और लाइट का रिफ्रैक्शन फिर दूसरी बार इस सरफेस पर होगा, और दोनों के बीच में एक एंगल होगा। देख रहे होंगे एक एंगल बन रहा होगा, है ना? और उस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ द प्रिज्म। उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ द प्रिज्म। समझ गए? तो प्रिज्म एक्चुअली क्या है? प्रिज्म एक सॉलिड, होमोजीनियस, ट्रांसपेरेंट, है ना, और दो प्लेन सरफेस से बाउंडेड, दो प्लेन सरफेस से बाउंडेड, और वो दोनों प्लेन सरफेस रिफ्रैक्टिंग होना चाहिए, और वो दोनों इंक्लाइंड होगा एक एंगल पर, जिस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ द प्रिज्म। समझ गए? हालांकि अगर रियल डायग्राम अगर देखा जाए तो जैसे मान लो कि सॉलिड की बात अगर करें, अगर सॉलिड की बात करें, देखो आप इसको कह सकते हैं प्रिज्म। समझ गए बात को? ये आपका प्रिज्म होगा। क्लियर है? पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हुआ और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हुआ, और दोनों के बीच में एक एंगल होगा, जिस एंगल को आप कहोगे एंगल ऑफ द प्रिज्म। समझ गई बात को? और ये जो पोर्शन होगा वो प्रिज्म का बेस कहलाएगा। प्रिज्म का क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, है ना? लाइट का पहला रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर होगा, लाइट का सेकंड रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर होगा, है ना? लेकिन बनाने को जो हम लोग फिगर में बनाएंगे वो इस तरह का डायग्राम हम लोग बनाएंगे। बात आई समझ में? तो पहले प्रिज्म को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, प्रिज्म इज अ सॉलिड, होमोजीनियस मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन। ये भी प्लेन होगा और ये भी प्लेन होगा। बाउंडेड बाय टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ठीक है? और ये दोनों प्लेन सरफेस एक एंगल से इंक्लाइंड होगा। समझ गए? और उसी को कहेंगे एंगल ऑफ द प्रिज्म। these two plane surfaces are inclined by an angle, जिसको आप कहोगे एंगल ऑफ द प्रिज्म। समझ गए बात को? विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म, जो कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है?
एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो बनाने को फिगर में आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन इस पर हुआ, फर्स्ट रिफ्रैक्शन इस पर हुआ रिफ्रैक्शन, और सेकंड रिफ्रैक्शन इस पर हुआ। कहोगे सर इतना बेसिक, इस बेसिक पर क्वेश्चन पूछ सकता है ना। इस पे सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ, सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ, तो अब ये बताओ कि एंगल ऑफ द प्रिज्म कहां पर बनेगा। हो सकता है इसी पे क्वेश्चन पूछ दे, कहेगा कि ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, बताओ एंगल ऑफ द प्रिज्म का कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा। 30 डिग्री होगा, चूंकि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है उनके बीच का एंगल, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, तो इनके बीच का एंगल ये है, ये एंगल कंसीडर नहीं करना है, इसलिए एंगल ऑफ द प्रिज्म ये होगा 30 डिग्री। बात फॉलो किए, बात समझ में आया। अब अगर मान लो यही डायग्राम ऐसा होता, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, मान लो रे आता इस पर रिफ्रैक्ट करता और सेकंड रिफ्रैक्शन मान लो लाइट का इस पर होता, तो लाइट का रिफ्रैक्शन इस पर हुआ और इस पर हुआ, यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये दोनों हुआ। बोलो क्लियर है, बताओ एंगल ऑफ द प्रिज्म कौन होगा, बोलो 60 डिग्री। 60 डिग्री, हाँ। यहाँ पे एंगल ऑफ द प्रिज्म 30 डिग्री हुआ और यहाँ पे एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री हुआ। बताओ ये इंफॉर्मेशन आपको ऐसे क्लियर नहीं रहा होगा। आप समझते होंगे कि हमेशा टॉप पर जो एंगल बन रहा है वही एंगल ऑफ द प्रिज्म होगा, नहीं। जिन दो सरफेस पर लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ उनके बीच का जो एंगल है उसको आप कहोगे एंगल ऑफ द प्रिज्म। समझ में आई बात है ना। यहाँ पर ये एंगल ऑफ द प्रिज्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बात, बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे क्वेश्चन रहता है, हो गया सर। अब देखिए हम लोग प्रिज्म को लेकर के मान लीजिए एक रे डायग्राम बनाते हैं, तो प्रिज्म में जो मेनली क्वेश्चन होता है एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अपना एक प्रिज्म है, समझ गया बात को। नाम दे देते हैं इसका PQR, अपना एक प्रिज्म है। ठीक है, इसको कह देते हैं ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड। तो एंगल ऑफ द प्रिज्म इसको मान लेना, A इज इक्वल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म। चूंकि लाइट का रिफ्रैक्शन इस पर और इस पर होगा तो इन दोनों के बीच का ये A एंगल ऑफ द प्रिज्म होगा। और मान लो कि प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है, यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना के बराबर है, म्यू के बराबर। और मान लो कि प्रिज्म को आपने रखा एयर मीडियम में, प्रिज्म को आपने रखा कहाँ, एयर मीडियम में। बात आई समझ में, ठीक है। तो चलिए मान लो कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, तो यहाँ से एक रे सबसे पहले जाकर के पड़ेगा PQ सरफेस पर, सबसे पहले जाकर के पड़ेगा PQ सरफेस पर, गया। लाइट एयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। आप इस पॉइंट पर नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना, तो इस पॉइंट का नाम पहले आप दे दो M, और M पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो, मतलब PQ के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया, ये नॉर्मल लाइन हुआ, N1 कर दिया। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट रेयरर से डेंसर में गया है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड किया। चलिए अब ये रे जाकर के इस सरफेस पर पड़ा, अब यहां से लाइट
मीडियम से एयर में जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम से एयर में जा रहा है। पहले यहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो। हाँ, पहले यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो। इनटू लाइट नॉर्मल से अबे बेंड करेगा, नॉर्मल से अबे बेंड कर जाएगा। समझ में आई बात? यहां से लाइट प्रिज्म से बाहर निकल गया, यहां से लाइट प्रिज्म से बाहर निकल गया। अब देखिए, इस पॉइंट पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एम बिंदु पर, और इस पॉइंट पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन हम लोग इसका सिंबल आर डैश लेते हैं, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और इस पॉइंट पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, इसका सिंबल आई डैश लेते हैं, इसका सिंबल आई डैश लेते हैं। बात फॉलो किए? इस पॉइंट पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन सिंबॉलिकली इसको आर डैश ही लिया जाता है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको आई डैश लेते हैं। समझ गए बात को? तो आपने दोनों सरफेस पर लाइट का रिफ्रैक्शन शो कर दिया। बात आई समझ में? इतना क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए। यस। हाँ, आपने PQ पर और PR पर लाइट के रिफ्रैक्शन को स्टडी कर लिया। अब ये बताओ कि लाइट में डेविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ। तो अगर प्रिज्म, देखो ओरिजिनल लाइट का पाथ SM था, ओरिजिनली लाइट का पाथ SM था। अगर प्रिज्म नहीं रहा होता बीच में, तो लाइट एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल किया होता, लाइट इस तरह से ट्रेवल किया होता स्ट्रेट पाथ पर। लेकिन प्रिज्म के आ जाने की वजह से लाइट का फाइनल पाथ ये हो गया, लाइट का फाइनल पाथ ये हो गया, और लाइट का इनिशियल पाथ ये था। तो एक काम करो, फाइनल पाथ को पीछे बढ़ा दो, फाइनल पाथ को पीछे बढ़ा दो, फाइनल पाथ को पीछे बढ़ा दो। तो अब गौर करो, लाइट का इनिशियल पाथ और लाइट का फाइनल पाथ, इन दोनों के बीच का ये एंगल, इसको कहेंगे डेल्टा, और ये डेल्टा कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा क्या कहलाएगा? बोलिए, डेल्टा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इतना समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन किया और यहाँ पर रिफ्रैक्शन किया। ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। रिफ्रैक्शन की स्टडी बहुत दिन से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। समझ गए बात को? बस इतना हम मेंशन कर देते हैं लैंग्वेज के रूप में कि A इज इक्वल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म, A इज इक्वल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म, है ना। और एट फॉर रिफ्रैक्शन एट M, फॉर रिफ्रैक्शन एट M, M पर जो रिफ्रैक्शन हुआ, I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन M पॉइंट पर। और उसी प्रकार अगर इस पॉइंट का नाम N दे दें, तो N पॉइंट पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एट N बिंदु पर R डैश इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I डैश इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग डेल्टा को निकालने पर हम लोग काम करेंगे। समझ गए? डेल्टा दो बार निकलेगा, एक बार तो नॉर्मल केस में डेल्टा निकलेगा और एक बार डेल्टा का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी मिनिमम डेविएशन प्रिज्म ने कितना प्रोड्यूस किया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम्स के लिए। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। अब देखिए कुछ ज्योमेट्री का यूज कीजिए, तो कुछ ज्योमेट्री का आप ये गौर कीजिए
ये एंगल आई के बराबर है, ये लाइन देख लो जैसे N1T और ये लाइन देख लो SM, इसको भी कुछ नाम दे दो, इसका नाम अगर हम दे दें Q कहीं पर नहीं दिए हैं तो गौर करो N1T और SMQ M पर इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल के रूप में बराबर होगा, यानी ये पूरा एंगल आई होगा क्या, ये पूरा एंगल बोलिएगा आप लोग, ये पूरा एंगल आई होगा। यस सर। हाँ, ये पूरा एंगल आई होगा और इस पूरा एंगल आई में अगर r घटा दिया जाए तो ये एंगल बच जाएगा I माइनस आर। कोई दिक्कत बोलिए। वैसे ही अगर ये एंगल I डैश है तो ये पूरा एंगल I डैश होगा, जिसमें से अगर R डैश निकाल दिया जाए तो ये एंगल बच जाएगा I डैश माइनस R डैश। I डैश माइनस कितना R डैश। और अब ये बताओ I डैश माइनस R डैश, अब ये बताओ कि ट्राइंगल QMN में ये डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल बाकी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का जोड़ होता है, तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस आर प्लस I डैश माइनस R डैश। बोल सकते हैं, बोलिए। यस सर। हाँ, ये डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस आर प्लस I डैश माइनस R डैश, यानी इन ट्राइंगल QMN आप बोल सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस आर प्लस I डैश माइनस R डैश, यानी I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश। चलिए, डेल्टा के लिए वैल्यू तो आ गया, लेकिन ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है जिससे न्यूमेरिकल आपका बनेगा, है ना। बस डेल्टा का एक इक्वेशन आया I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश, इतना क्लियर हो गया होगा। अभी और भी कुछ ज्योमेट्री आपको लगाना है। आप देखो कि ये जो N1T लाइन है वो PQ पर नॉर्मल था, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर था, 90 डिग्री बराबर था। इसका मतलब कि इधर से ये वाला एंगल भी, ये जो लाइन आ रहा है N1T, तो ये पूरा एंगल भी आपका 90 डिग्री के बराबर था। और सेम उसी प्रकार ये आपका N2T इस सरफेस पर परपेंडिकुलर था, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी आपका 90 डिग्री हो गया। तो जरा सोचो, एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिखता है हमको, PMTN अलग से बना के देख लो, PMT और N एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ हमको दिखा, जिसमें यहां पर वाला एंगल 90 डिग्री हमने दिखा दिया और यहां वाला एंगल भी 90 डिग्री हमने दिखा दिया। तो बचा अब ये दो एंगल, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जोड़ कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री। तो जब इन दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री है तो ऑब्वियसली इस एंगल और इस एंगल का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। इसका मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कंफर्म ये बात, बोलिए कंफर्म। यस सर। हाँ, इसका मतलब कि A प्लस और ये वाला एंगल, ये एंगल को डायरेक्टली बता सकते हैं, सब 9-10 की ज्योमेट्री है। इन तीनों एंगल का जोड़ ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री, तो मतलब इस एंगल को आप कह सकते हैं 180 माइनस R प्लस R डैश। इस एंगल को आप बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, बोलिए। इस एंगल को 180 माइनस R प्लस R डैश। हाँ, 180 माइनस R प्लस R डैश, क्लियर है। और अब यानी इस एंगल और इस एंगल का जोड़ होना है 180 डिग्री, तो इक्वेट कर दो 180 डिग्री से 180 कैंसिल। इसका मतलब A इज इक्वल टू R प्लस, या ऐसे पहले अरेंज करके करो,
ए, ये तो कट गया, ए माइनस आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू 0 और यहां से आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए। इक्वेशन नंबर कितना? सेकंड। समझ लीजिए, अभी तक देखिए मैंने किसी कंडीशन का यूज नहीं किया, लेकिन लाइट का रिफ्रैक्शन जब प्रिज्म पर हुआ तो ये दो तरह का इक्वेशन यहां पर होल्ड करेगा। एक तो डेल्टा यानी प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया गया डेविएशन। डेल्टा क्या था? डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। और डेल्टा का वैल्यू आया आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। और दूसरा इक्वेशन आया कि आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू कितना? ए। बोलो क्लियर है? ये दो कंडीशन क्लियर हुआ? बोलिए बोलिए बाबू लोग। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया सर। अच्छा ये बताओ, ये छोटा छोटा जो एंगल सब बन गया है, ये सब दिख रहा है ना क्लियरली? बोलिए। यस सर, दिख रहा है। चलिए ठीक है। यहाँ पे ये वाला एंगल आर है, ये आई माइनस आर है, ये छोटा एंगल आर है, ये आई डैश माइनस आर डैश है ना? तो ये दोनों इक्वेशन हम यहां पर साइड में लिख देते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए, ये सेकंड इक्वेशन। समझ गया बात को? अब हम लोग क्या करें कि पी बिंदु पर लाइट का जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसके लिए हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करें। स्नेल्स लॉ अप्लाई करें। देखिए using Snell's law of refraction, using Snell's law of refraction at m, तो बताइए m पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, यानी साइन I बाई साइन R। चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है तो इनवर्स μ2 बाई μ1 यानी म्यू बाई 1, तो साइन I डिवाइडेड बाई साइन R और ये बराबर म्यू बाई 1। बोलिए क्लियर है? साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1। क्लियर है? बोलो इतना में कोई डाउट है तो बोलिएगा बाबू लोग, डाउट है तो। नो सर। नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हो गया सर। अब देखिए प्रिज्म मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करे उसका कंडीशन क्या है? प्रिज्म मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करे उसका कंडीशन क्या है? मतलब ये डेविएशन कम से कम हो, मिनिमम हो, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर दैट, है ना? फॉर प्रिज्म टू प्रोड्यूस मिनिमम डेविएशन, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आ भी सकता है। फॉर प्रिज्म टू प्रोड्यूस मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ये होगा जब इंटर किया था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और जब बाहर आया था तो एंगल ऑफ इमर्जेंस आई और आई डैश बराबर होगा और यहां पर आर और आर डैश बराबर होगा। याद रखिएगा आई बराबर कितना के? बोलो कितना के? आई डैश हाँ, और आर बराबर कितना के? बोलो कितना के? बोलो आर डैश। हाँ, तो आई इज इक्वल टू आई डैश और आर इज इक्वल टू आर डैश। इसको मैथमेटिकली कैलकुलस के मेथड से प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। समझ गए बात को? आप डायरेक्ट लिखेंगे प्रिज्म अगर मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करे तो ये कंडीशन अप्लाई करना कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये बाहर निकलने वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस आई डैश
और फिर ये एंगल आर और ये आर डैश दोनों बराबर होगा। बोलो क्लियर है? अब बताइए तो जब आई और आई डैश बराबर हो गया और आर डैश बराबर हो गया तो ये दोनों इक्वेशन क्या रूप ले लेगा? और ये कंडीशन है फॉर मिनिमम डेविएशन, ये कंडीशन है फॉर मिनिमम डेविएशन। तो आप एक काम कीजिए, मिनिमम डेविएशन के लिए आप आई डैश की वैल्यू को आई पुट कर दो, आई डैश की वैल्यू को आप आई पुट कर दो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां कर दो डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम बराबर आई डैश की जगह पर कितना पुट करोगे? आई। तो आई प्लस आई यानी 2i, 2i माइनस, अच्छा एक और बात, r प्लस आर डैश ऑलरेडी किसके बराबर है? बोलो तो किसके बराबर है? बराबर किसके बराबर है? a के। हाँ a के बराबर है। डायरेक्ट पुट कर दो उसको, r प्लस आर डैश a के बराबर है, a के बराबर है। टाइम क्या ना वेस्ट करें, r प्लस आर डैश वहां पर तो a के बराबर ही है, छोड़ दीजिए। यहां से निकाल लो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब डेल्टा मिनिमम के टर्म में। तो a प्लस डेल्टा मिनिमम, a इधर आ गया तो a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, ये i का वैल्यू आया, यानी इस i का। बोलिए क्लियर है? मिनिमम डेविएशन के लिए i का वैल्यू आया a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अच्छा r का वैल्यू भी अब निकाल लो, तो r प्लस आर डैश a के बराबर है और मिनिमम डेविएशन के लिए मैंने कहा कि r और r डैश दोनों बराबर है। तो r डैश के जगह पर अगर r पुट कर दें तो r प्लस आर बराबर a, तो r बराबर a बाई 2 हो जाएगा। बोलो r बराबर क्या हो जाएगा? बोलो a/2। हाँ, r इज इक्वल टू ऑल्सो, ऑल्सो क्योंकि r प्लस आर डैश r के बराबर, तो r प्लस आर बराबर a यानी 2r बराबर है, यानी r इज इक्वल टू a/2। चलिए हमको i का वैल्यू और r का वैल्यू मिनिमम डेविएशन के लिए आ गया। अब आप इसको इक्वेशन थर्ड में i और r का वैल्यू डाल दो, इक्वेशन थर्ड में i और r का वैल्यू आप डाल दीजिए। समझ में आ गई बात? अलर्ट हो चुका है, इसीलिए हम सेकंड लिंक आप लोग को भेज रहे हैं। तो देख लीजिए, तो आपका i का वैल्यू आया a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और r का वैल्यू आया a बाई 2। अब इस i और r को आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें तो आपको मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे आप लोग। हो गया सर। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड साइन आई का वैल्यू बोलो a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अब बटा साइन r का वैल्यू बोलो a बाई 2, a बाई 2, a बाई 2 हो गया। और ये बराबर म्यू बाई 1, ये बराबर म्यू बाई 1। ये एक फॉर्मूला हो गया मिनिमम डेविएशन को कैलकुलेट करने का। समझ गए? ये एक फॉर्मूला हो गया डेल्टा मिनिमम को कैलकुलेट करने का। को सर कैसे निकलेगा? अरे भाई आपको एंगल ऑफ द प्रिज्म दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व करके आपको डेल्टा मिनिमम निकालना होगा। वो हम निकलवाएंगे आपसे न्यूमेरिकल में। समझ गए बात को? तो अगर सर इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, हाँ जनरल केस में फॉर्मूला यही लागू होगा, मतलब जब तक ये कंडीशन ना दिया रहे कि प्रिज्म बहुत पतला हो, प्रिज्म बहुत पतला हो। समझ में आई बात है ना? जनरल प्रिज्म यानी फॉर थिक प्रिज्म, मोटा प्रिज्म के लिए, थिक मतलब मोटा, जितना मोटा होगा ये एंगल उतना ही ज्यादा होगा। जितना प्रिज्म मोटा होगा एंगल उतना ही क्या होगा? बोलो एंगल उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये वैलिड है फॉर थिक प्रिज्म, ये वैलिड है फॉर थिक प्रिज्म। लेकिन अगर वही प्रिज्म पतला हो जाए तो एंगल बहुत कम हो जाएगा, एंगल बहुत कम हो जाएगा। बोलो बाबू, बोलो बाबू। यस सर। हाँ, तो फॉर थिन प्रिज्म,
अब ये फॉर्मूला रिड्यूस कर जाएगा फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म आप जानते हैं एंगल बहुत छोटा हो गया, और उस केस में आप जानते हो कि साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, तो मतलब साइन ये एंगल लगभग इसी एंगल के बराबर हो जाएगा। बोलिए बाबू बोलिए। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब अब ये इक्वेशन रूप ले लेगा a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू लगभग कितना ए बाई टू, ये हो जाएगा ए बाई टू, ए बाई टू, और ये बराबर म्यू, ये बराबर कितना म्यू। आपका 2 से 2 कैंसिल, यानी ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई ए, और ये बराबर म्यू, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए प्लस डेल्टा मिनिमम और ये बराबर म्यू इंटू ए, और यहां से डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू ए माइनस ए। अब बताओ कॉमन क्या निकल जाएगा, कॉमन क्या निकल जाएगा ए। तो बताइए डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम और ये बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये एप्लीकेबल होगा किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होगा, बोलो किसके लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म ये एप्लीकेबल होगा फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर थिन प्रिज्म। समझ में आई बात। लेकिन इसको भी नहीं भूलना है, कभी कभी दे देगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अगर दे दिया तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। 60 डिग्री का मतलब प्रिज्म बहुत मोटा है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। मेरी बात आ रही है ना समझ में, इसीलिए हम बात को तोड़ तोड़ करके बोल रहे हैं, समझ गए। हाँ, अब एंगल दे देगा 5 डिग्री, 6 डिग्री, 3 डिग्री, तब आप ये वाला यूज कर सकते हैं। समझ गए बात को, बोलो बाबू बोलो। हाँ, तो ये फॉर्मूला वैलिड है मोटे प्रिज्म के लिए, और ये फॉर्मूला वैलिड है पतले प्रिज्म के लिए। यही हुआ कहानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। और इसका नेक्स्ट क्लास में जितना भी क्वेश्चन पूछे हुआ है एग्जाम में, चाहे वो नीट हो मेंस हो, हम लोग उस क्वेश्चन को पहले क्लियर करके तब आगे बढ़ेंगे। समझ गए बात को, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस पर। तो प्रिज्म का ये कहानी, इतना को आप प्रैक्टिस पहले कर लें। कुछ क्वेश्चन बनता है तो बना भी लीजिए मेरे क्वेश्चन आने से पहले, लेकिन अगले क्लास में क्वेश्चन डील करेंगे। आज टाइमिंग का थोड़ा चेंजिंग हो गया, पहले लेते थे संडे को 8 बजे, आज हम ले लिए हैं 9 बजे। इसे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया सर। हो गया।